हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है संस्कृत क्लास इन जर्मन यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो को चल के देखते हैं मिलकर और देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। एनीवेज, वीडियो के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और यस, व्लॉग चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। चाय लव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं ईशा और आज मैं मौजूद हूं जर्मनी के लाइप्जिग शहर में। लाइप्जिग जर्मनी के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और ये जगह मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, ओपेरा हाउस के लिए जिसे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के फेयर ग्राउंड्स बहुत मशहूर हैं। कहते हैं लाइप्जिग ट्रेड फेयर जो है वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड फेयर्स है। इसके अलावा इस जगह का इतिहास बहुत रोचक है। संस्कृति के लिए ये जगह बहुत अहम है और संस्कृति के साथ साथ संस्कृत के लिए भी अहम है। जर्मनी में कम से कम 12 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां आज भी संस्कृत पढ़ाई जाती है और लाइप्जिग यूनिवर्सिटी उन्हीं में से एक है। यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। आज आपको लेकर चलेंगे संस्कृत की एक क्लास में, मिलवाएंगे आपको संस्कृत के एक प्रोफेसर से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दें कि संस्कृत आखिर जर्मनी तक पहुँची कैसे। इसके लिए आपको जाना होगा कम से कम 200 साल पीछे। 17वीं शताब्दी में हाइनरिश रोथ नाम के एक शख्स थे जो पहली बार भारत गए। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, लेकिन संस्कृत को यहाँ जर्मनी में लाने का श्रेय जाता है फ्रीडरिश फॉन श्लेगल और ऑगस्ट विल्हेम फॉन श्लेगल भाइयों को। श्लेगल भाई यहाँ संस्कृत को लेकर आए और ऑगस्ट विल्हेम फॉन श्लेगल जो थे वो बॉन यूनिवर्सिटी में पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने। इन्हीं की बदौलत जर्मनी में पहली संस्कृत की किताब छपी। जानते हैं वो किताब कौन सी थी? भगवत गीता। अब आपको ले चलती हूँ लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में और बात करते हैं संस्कृत के एक प्रोफेसर से। तो अब मैं पहुंच गई हूँ लाइप्जिग यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी की लाइब्रेरी में, जहाँ इंडोलॉजी से जुड़ी बहुत सी किताबें हैं। यहाँ हिंदी की किताबें हैं, संस्कृत की किताबें हैं और मेरे साथ हैं प्रोफेसर दास जो यहाँ पर संस्कृत पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और यहाँ अंदर आते ही सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी है ये चंदा मामा पर। तो ये किस तरह की किताबें यहाँ पर? ये संस्कृत की मंथली मैगजीन है, हर महीने इसकी पब्लिकेशन होती है और इसमें संस्कृत की कथाएं हैं, सचित्र कथाएं हैं। जैसे संस्कृत के जो पंचतंत्र कथा है, हितोपदेश कथा है, तो ये चित्र के साथ है जो बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है। जो लोग संस्कृत भाषा पढ़ते हैं उनके लिए ये अच्छी पुस्तक है पढ़ने के लिए। तो हम लाइब्रेरी में अंदर चलते हैं और देखते हैं और किस किस तरह की किताबें, और आपसे और भी बहुत से सवाल। जी चलिए चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संस्कृत की या इंडोलॉजी की शुरुआत जर्मनी में कब और कैसे हुई? चलते चलते बात करते हैं। जर्मनी में इंडोलॉजी की शुरुआत तो मेरे ख्याल में 18वीं शताब्दी से हुई थी। और जैसे ब्रिटिशर लोग जब ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश लोग इंडिया में गए थे, उस बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे किताबें लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में उसी समय से फिर जर्मनी में भी इंडोलॉजी की शुरुआत हुई है। और तो मैक्स मुलर का रोल कब से शुरू होता है? जर्मनी में बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से मैक्स मुलर अन्यतम है। उन्होंने यहाँ पे लाइप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। जो यहीं पे हमारे विद्यार्थी थे लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में, वो लाइप्जिग में संस्कृत पढ़े, फिर इसके बाद बर्लिन में संस्कृत की पढ़ाई की, उसके बाद फिर पेरिस में भी संस्कृत की पढ़ाई की, वेद की पढ़ाई की,
और बाद में वो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। पूरे जीवन उन्होंने वहाँ पे अध्यापन किया और रिसर्च का काम भी किया। उन्होंने ऋग्वेद का एडिशन भी निकाला है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक प्रति है उसकी। जैसे आप ये देखते हैं ऋग्वेद संहिता जी, सायण भाष्य संहिता और श्रीमन मोक्षमुल्लर भट्ट, उनका नाम है। संस्कृत में उनका मैक्स मुलर को मोक्षमुल्लर कह देते हैं और मोक्षमुल्लर भट्ट है। भट्ट तो एक खैर सम्मान सूचक उपाधि है। ये देखिए संपादक, पहले तो ऋग्वेद संहिता जी, श्रीमद सायणाचार्य विरचित माधवीय वेदार्थ प्रकाश संहिता, ये कमेंट्री के साथ है। और ये इसका 10वां मंडलम 10th मंडल है। और संपादक जर्मन देशोत्पन्न इंग्लैंड देश वास्तव्य श्रीमन मोक्षमुल्लर भट्ट। मतलब जर्मनी देश के हैं रहने वाले और इंग्लैंड देश में रह के काम करने वाले श्रीमन मोक्षमुल्लर भट्ट। तो ये इन्होंने इसकी संपादना की है। जी, तो यहाँ पर ऋग्वेद के बहुत सारे वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। ऋग्वेद के अंग्रेजी में भी कई है तरह के और- एडिशंस हैं। जी। ये जैसे सायण भाष्य के साथ है, संस्कृत कमेंट्री के साथ है। आप पूरे वैदिक लिटरेचर के बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगे। जी, न सिर्फ वैदिक लिटरेचर के, अभी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के भी आपको बहुत सारे किताबें मिलेंगी। क्लासिक और वैदिक में क्या फ़र्क है? वो क्लासिकल संस्कृत तो बाद में हुआ है। ये वैदिक संस्कृत जो है सबसे पुराना संस्कृत का रूप है। ऋग्वेद का टाइम जो मानते हैं वो 1500 BC मानते हैं। और 1500 से लेकर के हम लोग 5th सेंचुरी तक अगर आएंगे तो ये इसको हम कहते हैं जैसे वैदिक के टाइम, वैदिक काल। तो आप जो स्पोकन संस्कृत की क्लास लेते हैं उसमें क्लासिक संस्कृत होती है? वो क्लासिकल होता है। क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं। पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड मॉडर्न संस्कृत। जी, और आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप थिएटर भी सिखाते हैं, थोड़ा आप उनको ड्रामा वगैरह भी उन लोगों ने सीखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जो हमने देखा कि वहाँ पर सेलिब्रेट किया, स्टूडेंट्स ने वो थिएटर दिखाया। तो मैं अब चाहूँगी कि 2 मिनट के लिए आपको एक झलक दिखाई जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से एक प्ले तैयार किया और संस्कृत में ये प्ले था, और इसके अलावा और भी क्या क्या था ये देखिए अभी। She's so pretty यार, कि माथे पे वो जो बिंदी लगी है और मैं आज भूल गई बिंदी लगाना। शिट। Love this dance. किन्तु निर्णयः शीघ्रं पश्यामि। किं करोमि? नरकं नास्य किञ्चित् अपि भयं न अनुभवीयम्। एषः साक्षात् यमराजः, अहं चित्रगुप्तः, यमलोकः अयम्। अपि भयं न अनुभवीयम्। अम्मो नरके किं भयास्पदम्? अच्छा, पूरा थिएटर वो ड्रामा स्टाइल सिखा रहे हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन लोगों के लिए बोलना। अच्छा, मैं आपसे संस्कृत के बारे में अगर कुछ ऐसे बेसिक सवाल करूं जो हाँ जी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो नॉर्मली उनके इस तरह के कुछ सवाल होते हैं कि हाँ जी। कहा जाता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। तो ये फैक्ट है? संस्कृत से पहले कोई और भाषा नहीं? संस्कृत विश्व के जितने पुरानी भाषाएं हैं उसमें उनमें से संस्कृत अन्यतम है और मतलब पुरानी है और भी कई भाषाएं हैं पुरानी, लेकिन उसमें संस्कृत का स्थान महत्वपूर्ण है। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं वो सब संस्कृत के साथ उनका संबंध बहुत गहरा है। और जैसे हम लोग जर्मन में कहते हैं बाड़े वाने, बाड़े छिमर,
जो बाढ़ है वो एग्जैक्टली यही शब्द है संस्कृत में। बाड़े मतलब बाथरूम। बाथरूम जी। जो बाड़े छिमर है, वो बाढ़ शब्द जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई है। संस्कृत में एक धातु है अच्छा। जो है बाढ़ अच्छा। धातु। अगर आप अंग्रेज बाड़े जर्मन में कहेंगे कि इख बाड़े हैं, और संस्कृत में कहेंगे अहम बाड़े, सेम शब्द है बाड़े, व्याकरण वही। व्याकरण वही उसी तरह का है। इसलिए बहुत सारे समानता है जर्मन और संस्कृत में खास करके, क्योंकि वो एक ही परिवार से निकले हुए हैं जी। और उसमें संस्कृत पुरानी भाषा है। तो कहा जाता है कि अगर आप संस्कृत जानते हैं तो कंप्यूटर की भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जी। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक इसलिए है कि संस्कृत के जो व्याकरण है वो बहुत वैज्ञानिकी तरीके से है, साइंटिफिक तरीके से है। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत के जो व्याकरण है, जो वाक्य रचना होती है, उसमें प्रकृति प्रत्यय और विभक्तियों के प्रयोग से वो भाषा बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाती है। यूनिफॉर्मिटी है इसमें। संस्कृत में शब्द में, साउंड में और लिपि में उसमें यूनिफॉर्मिटी है। तो एक ऐसी भी रिसर्च है जो कहती है कि जो बच्चे संस्कृत सीखते हैं वो मैथ्स और साइंस में तेज होते हैं। तो दिमाग कैसे तेज चलने लगता है संस्कृत? उसका जैसे आप उसका जो उच्चारण करेंगे संस्कृत भाषा की, उस उच्चारण से मुख के अंदर और दिमाग के अंदर उसका एक असर पड़ता है। क्योंकि जो शब्द जो सब वर्णमाला है, अ क च ट त प, ये सारे जो है मुंह से निकलते हैं, उसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से इसका एक असर होता है ब्रेन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में उसी से ही ये होता है कि जो लोग संस्कृत ठीक ढंग से बोल पाते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, उनका दिमाग उसी तरह काम करता है और वो अच्छे मैथ में और अच्छे साइंस वगैरह में अच्छे करते हैं। आप उच्चारण की बात कर रहे थे, तो कल हम आपकी क्लास में थे और वहाँ पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स कैसे वहाँ श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो कल जो हमने क्लास अटेंड की, एक बार आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। एकं वाक्यं कः वदति कृत्वा पदेन? भोजनं कृत्वा अहं जलं पिबामि। भोजनं कृत्वा अहं जलं पिबामि। शोभनं। पश्यामि दृष्ट्वा। हाँ, एकं वाक्यं कः वदति? वाओ, ज़्यादा फॉरेनर्स ही हैं, देखो। The fascination of this language with these longs and shorts, and yes, it's like a melody. Is the philosophy and the text that written in Sanskrit got me quite attracted to it. It's about a sensation. It's about the inner feeling. Inner feelings, it's all about inner feelings. रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने बात की थी लाइप्जिग ट्रेड फेयर की, इसलिए रिपोर्ट खत्म करने से पहले आपको छोड़ जाती हूँ उसी की एक निशानी के साथ। मेरे पीछे है ये विशाल MM, जो कि लाइप्जिग ट्रेड फेयर का लोगो है और पिछले 5 दशकों से भी लंबे समय से यहाँ पर टिका हुआ है। बहरहाल, जर्मनी में संस्कृत की संस्कृति की ये छोटी सी झलक अगर आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। संस्कृति ज़ुबान जो है वो काफ़ी मतलब कि कितनी शक्ति वाली है, जो लोगों के दिमाग में जाती है और जब वो बोलते हैं उनके मुंह और दिमाग जो है वो मतलब ऑटोमेटिकली वो एक इंटेलिजेंट इंसान जो वाइब्स आती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हर संस्कृति के बारे में तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हम नॉर्मली इस तरह की चीज़ें देखते नहीं हैं, लेकिन यह है कि अब रिएक्शन वीडियोस हैं तो जाहिर सी बात है मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँ।
तो वीडियो तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है क्योंकि इसमें बात की गई है संस्कृत के बारे में। तो एक तो वहाँ पर सिखाया जा रहा है, दूसरा वहाँ पर जो कल्चरल एक है लाइक इस तरह से डांस और लाइक वो बहुत ज़बरदस्त उनका गेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में उन लोगों का जो डांस है कल्चरल डांस और वो वाला मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी में इस तरह की क्लासेस देना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर फॉरेनर कंट्रीज़ में जाकर। और वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से क्लास देने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है जहाँ पर हर तरह की बुक्स रखी गई हैं, भगवत गीता और एवरीथिंग वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भगवत गीता जो है वो लेकर आए वहाँ पर। अच्छा, ये मैंने देखा है कि फॉरेनर्स ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे भगवत गीता जो है उनको पूरी जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में लाने की कोशिश की जा रही है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग फ्री में भी डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो थोड़ा बहुत लेकर उनको भगवत गीता दे देते हैं ताकि किसी को फील हो कि हमने पे किया है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम मतलब वो रखें ना जाकर वो पढ़ें। और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि भगवत गीता में मुझे लगता है कि बहुत पीसफुल बातें हैं, काफ़ी उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। और जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे लगता है कि वो हर चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए पॉजिटिविटी को। तो खैर इसमें जो क्लासेस दी और ओम नमः शिवाय, ओम शांति शांति, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जब मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखा करते थे कि ओम शांति शांति, अच्छा ये वाला ड्रामों में भी आया मतलब बोलते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोचती थी कि यार मतलब मुझे तो ऐसी नॉर्मली गाने भी समझ नहीं आते थे कि उसकी मीनिंग्स क्या होती हैं, तो ओम शांति का भी मुझे नहीं पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं समझने के लिए तैयार हुई, मतलब माइंड को मैंने रेडी किया, मैंने ज़ोर डाला कि सही में इसका कुछ तो मतलब होगा, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको समझा, तो फिर मुझे पता चला कि इन सब की कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, गानों का भी मतलब होता है, ऐसे तो नहीं ना कोई भी खो जाता है। तो एनीवेज अच्छा लगा वीडियो देखकर और ख़ुशी हुई कि जो है वो कल्चर और जो मतलब भारत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है बिल्कुल। और जो है वो संस्कृत सिखाई भी जा रही है, बताई भी जा रही है, समझाई भी जा रही है। और इससे देखिए ना, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, इंटेलिजेंट भी होता है इंसान, और उनको जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी दिमाग जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। सो खैर ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। और यार कोई अच्छी सी वीडियो, फनी सी कॉमेडी वीडियोस जो प्लीज़ शेयर करें। बहुत सारी आप लोग पॉलिटिक्स की वीडियोज़ क्यों शेयर करते हैं, सारी करें लेकिन मिक्स करके सेंड करें ताकि हम उस पर भी रिएक्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।